हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम अपना एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं जो कि हमारा कंट्रोल मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इससे पहले हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जाना था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जो मनी से रिलेटेड होती है, और आरबीआई हमारे मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्न करता है, यानी कि मनी को कंट्रोल करता है इकॉनमी में। आरबीआई चाहे तो मनी को एक्सपेंड कर सकता है और चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है एक इकॉनमी में। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि आरबीआई जो है हमारा मनी को कंट्रोल करता है, लेकिन कौन कौन से तरीक़ों से वो मनी को कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल मेजर्स हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंट्रोल मेजर्स क्या है मनी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जो आरबीआई अपनाता है। एज पर द आरबीआई एक्ट 1934 एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, the RBI has been empowered to adopt credit control measures for proper regulation of the volume of credit। आरबीआई के पास इन दोनों एक्ट के तहत ये पावर है कि वो क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है, मनी को कंट्रोल कर सकता है। तो अब हम जानेंगे कि किन किन तरीक़ों से जो आरबीआई है हमारी मनी को कंट्रोल करता है एक इकॉनमी में, कैसे मनी को एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है इकॉनमी से, ठीक है। नाउ द कंट्रोल मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की जो कंट्रोल मेजर्स हैं, मतलब कि जिससे मनी को कंट्रोल किया जा सकता है, वो दो तरीके हैं। एक है हमारा क्वांटिटेटिव मेजर्स और दूसरा है हमारा क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में हमारा आता है बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और क्वालिटेटिव तरीके से हम कैसे क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं, मनी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारा क्रेडिट राशनिंग, चेंजिंग लैंडिंग मार्जिन्स, मोरल परसुएशन और डायरेक्ट कंट्रोल्स। तो अब हम इन सभी को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेजर्स में हमारा आता है बैंक रेट। बैंक रेट से जो हमारा आरबीआई है वो मनी को कंट्रोल कर सकता है। अब बैंक रेट होता क्या है, आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारा सेंट्रल बैंक है। एक कंट्री का एक ही सेंट्रल बैंक होता है और बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी कमर्शियल बैंक के पास मनी की डेफिशिएंसी हो जाती है, मींस कि मनी की कमी हो जाती है, तो ये सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें लोन चाहिए, मतलब पैसे चाहिए। तो सेंट्रल बैंक जो इन्हें पैसे देता है वो किस फॉर्म में देता है, लोन की फॉर्म में देता है, और इनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करते हैं, तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना, उसी को हम बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। मान लो सेंट्रल बैंक ने इस कमर्शियल बैंक को 5 लाख रुपीज़ दिए और बोला कि आपको इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा 5%, ठीक है। तो ये जो 5% है ये क्या हो गया, हमारा बैंक रेट। तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को मनी देता है और उस मनी पे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं बैंक रेट। तो बैंक रेट के थ्रू जो है आरबीआई हमारा मनी को कंट्रोल कर सकता है एक इकॉनमी में। आइए देखते हैं कैसे। बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज्ड बाय सेंट्रल बैंक वाइल लैंडिंग लोन्स टू ए कमर्शियल बैंक। मैंने बताया ना, बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो सेंट्रल बैंक चार्ज करता है, किससे, कमर्शियल बैंक से, वाइल लैंडिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक। तो जब सेंट्रल बैंक उन्हें लोन देता है तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। इन द इवेंट ऑफ डेफिशिएंसी बैंक्स कैन बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो जब कमर्शियल बैंक्स के पास मनी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो सेंट्रल बैंक से मनी बोरो कर सकते हैं, ठीक है, एट बैंक रेट। प्राइस इन बैंक रेट रेजेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो बढ़ गया है ना। एंड फॉल इन बैंक रेट लोअर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो जैसे ही बैंक रेट कम होगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। बैंक रेट इज़ यूज्ड मेनली टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बैंक रेट मेनली किस लिए यूज़ किया जाता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए। मीन्स ना इन्फ्लेशन ना डिफ्लेशन, उस सिचुएशन को ही हम स्टेबल कंडीशन कहते हैं। व्हेन देयर इज़ इन्फ्लेशन इन द कंट्री बैंक रेट इज़ रेज्ड। जब कंट्री में इन्फ्लेशन होता है तो बैंक रेट को रेज कर दिया जाता है। इन्फ्लेशन कौन सी सिचुएशन है, जब इकॉनमी में बहुत सारा पैसा है। तो अब आरबीआई चाहेगा ना कि हम उस पैसे को कॉन्ट्रैक्ट करें,
क्योंकि इन्फ्लेशन अच्छी सिचुएशन नहीं है। स्टेबल करने के लिए इकॉनमी को आरबीआई क्या करेगा, मनी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मार्केट से उठाएगा और अपने पास ले लेगा, है ना। तो हमारी इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी। तो इसके लिए वो बैंक रेट बढ़ा देगा। जैसे ही बैंक रेट सेंट्रल बैंक बढ़ाएगा, ठीक है, बैंक रेट बढ़ा दिया, अब कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो लोन नहीं लेंगे, है ना। कमर्शियल बैंक कहेंगे इतना बैंक रेट हम नहीं दे रहे क्योंकि बैंक रेट बहुत ज़्यादा है, तो हम पैसे नहीं ले रहे। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा तो क्या ये पब्लिक को दे पाएगा, पब्लिक को भी नहीं दे पाएगा। और जब पब्लिक को पैसा नहीं दे पाएगा तो इकॉनमी में पैसे की कमी होती जाएगी धीरे धीरे, और हम इन्फ्लेशन से कहाँ पे आ जाएंगे, स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन पे। एज अ रिजल्ट देयर इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट। तो क्रेडिट अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मनी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब डिमांड भी फॉल हो जाएगी। जब मनी ही नहीं होगी पीपल के पास, पैसे ही नहीं होंगे, तो क्या वो डिमांड करेंगे, और इससे फिर प्राइसेस भी फॉल हो जाएंगे। जब डिमांड ही नहीं करेंगे लोग, तो जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम कर देंगे। इससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन जो था इकॉनमी में अब वो स्टेबल हो गया, ठीक है। नाउ व्हेन देयर इज़ डिफ्लेशन इन द कंट्री बैंक रेट इज़ लोअर्ड। अब देखो, जब इन्फ्लेशन था तो हमने बैंक रेट को बढ़ाया था, जब डिफ्लेशन होगा तो बैंक रेट को हम कम कर देंगे। बैंक रेट कम किया सेंट्रल बैंक ने, तो अब कमर्शियल बैंक पैसे लेंगे बैंक से, है ना। बहुत सारा पैसा अब कमर्शियल बैंक ले लेंगे और फिर पब्लिक को देंगे और फिर इकॉनमी में पैसा आ जाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, इससे क्रेडिट जो है एक्सपेंड होगा। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे मनी से है, मनी जो है एक्सपेंड होगी और एग्रीगेट डिमांड राइज हो जाएगी एंड हैंस राइज इन प्राइसेस। और डिमांड के बढ़ते ही हमारे प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो देखा अपने बैंक रेट के थ्रू आरबीआई ने कैसे मनी को कंट्रोल किया, कैसे एक्सपेंड और कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो वो रेशो होती है जो सेंट्रल बैंक कहता है कमर्शियल बैंक्स को कि आपको इतना परसेंट हमारे पास रखवाना है पैसा। मान लो कमर्शियल बैंक के पास 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या कहेगा कि आपको इसका कुछ परसेंट जो है एज अ रिज़र्व हमारे पास रखवाना है, ठीक है। तो उस जो परसेंटेज वो बताएगा उसी को हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो। मान लो हो सकता है वो कह दे 10,000 में से आपको 500 हमारे पास रखवाने हैं या 600 रखवाने हैं, तो उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। जो सेंट्रल बैंक कहता है कि जो पैसा आपके पास है उसका कुछ परसेंट आपको एज अ रिजर्व रखना है अपने पास, ठीक है। तो मान लो कह देगा कि 10,000 का 500 जो आपको रिजर्व रखना है अपने पास, किसी को भी एज अ लोन नहीं देना है। तो ये होता है एसएलआर, और जो अपने पास रखवाता है वो सीआरआर होता है, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो के थ्रू भी जो आरबीआई है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। कैसे, ऑल द कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप अ गिवन परसेंटेज ऑफ दियर टोटल डिपॉजिट। सभी कमर्शियल बैंक को टोटल डिपॉजिट का गिवन परसेंटेज जो है कैश रिजर्व रखवाना होता है सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। इफ़ देयर इज़ इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी, अगर इकॉनमी में इन्फ्लेशन है, बहुत सारा पैसा है, एंड सेंट्रल बैंक वांट्स टू कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो सेंट्रल बैंक क्या चाहता है कि वो क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करे, मनी को कॉन्ट्रैक्ट करे। तो वो क्या करेगा, कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा देगा। एज अ रिजल्ट बैंक्स हैव टू कीप लार्जर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अब बैंक्स जो है कमर्शियल बैंक को बहुत सारा पैसा किसको देना पड़ रहा है, सेंट्रल बैंक को देना पड़ रहा है। तो उनके पास बहुत कम अमाउंट बचेगा, दे आर नॉट एबल टू क्रिएट मच क्रेडिट, और वो पब्लिक को ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे। इफ़ देयर इज़ डिफ्लेशन इन एन इकॉनमी द सेंट्रल बैंक वांट टू एक्सपेंड क्रेडिट। अब जब एक्सपेंड करना चाहेगा ना डिफ्लेशन वाली सिचुएशन में वो क्रेडिट को, तो वो क्या करेगा, सीआरआर को कम कर देगा ताकि बैंक्स के पास बहुत सारा पैसा हो और वो पब्लिक को दे पाएँ, ठीक है। तो ये था हमारा कि सीआरआर के थ्रू वो कैसे क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है। नाउ एसएलआर के थ्रू भी सेम वही बात है कि जब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा तो रेज कर देगा, और जब सेंट्रल बैंक चाहेगा कि एक्सपेंड करना है क्रेडिट को तो वो लो कर देगा लिक्विडिटी रेशियो को, ठीक है। सेम वही सीआरआर के केस में किया था कि जब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा तो रेज कर देगा सीआरआर को और एसएलआर को, और जब एक्सपेंड करना चाहेगा, बहुत सारा पैसा इकॉनमी में लाना चाहेगा, तो लिक्विडिटी रेशियो को और कैश रिजर्व रेशियो को क्या कर देगा, कम कर देगा। नाउ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है जब गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ को मार्केट में
खरीदती है बेचती है तो उसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स मार्केट में खरीदे या मार्केट में बेचे, उसी को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो जब सेंट्रल बैंक चाहता है कि क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, मार्केट से कम किया जाए पैसे को, तो वो सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा ताकि लोग उन सिक्योरिटीज़ को खरीदे और पैसा किसके पास चला जाए, सेंट्रल बैंक के पास। लेकिन जब सेंट्रल बैंक एक्सपेंड करना चाहेगा क्रेडिट को, एक्सपेंड का मतलब है बढ़ाना चाहेगा इकोनॉमी में, तो वो उन सिक्योरिटीज़ को परचेज करेगा मार्केट से। जब परचेज करेगा तो उसके बदले में मार्केट में वो पैसा देगा और पैसा किसके पास चला गया, पब्लिक के पास चला गया। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू भी जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो मनी को कंट्रोल कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे हमारे क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स में हमारा सबसे पहला है क्रेडिट राशनिंग। देखो, हमने जनरली क्या देखते हैं मार्केट में कि जो फार्मर्स हैं उन वो फंड्स को नहीं ले पाते और जो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्म्स हैं, वो ज़्यादा लॉयल शेयर जो है मार्केट का वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं क्योंकि उनके पास पैसा है ना। तो वो बैंक को इंटरेस्ट दे सकते हैं हाई हाई, तो वो बैंक से सारा फंड अपने पास ले लेते हैं और फिर उसी फंड को जब फार्मर्स को देते हैं, है ना, या फिर किसी वीकर सेक्शन को देते हैं तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो वीकर सेक्शन है, पुअर सेक्शन है या फार्मर्स वगैरह है, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो इस एक्सप्लॉइटेशन को कम करने के लिए हमारा क्रेडिट राशनिंग एक मेजर अपनाया जाता है कि जिससे हम मनी को कंट्रोल कर सके मार्केट में, कि जो मनी है वो सिर्फ फर्म्स के और इंडस्ट्रीज़ के पास ना जाए, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पूरी इकॉनमी में। ठीक है, when there is shortage of institutional credit available for the business sector, जब बिजनेस सेक्टर के लिए क्रेडिट कम होता है तो लार्ज और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं लॉयन शेयर पूरा मार्केट का। एज अ रिजल्ट वीकर सेक्शन नॉट गेट सफिशिएंट फंड, तो वीकर सेक्शन को फंड्स नहीं मिल पाते, है ना। इससे क्या हुआ, मनी किसके पास चली गई, जो पैसे वाले थे, इंडस्ट्रीज के पास, फर्म्स के पास। ठीक है, टू कंट्रोल दिस टेंडेंसी द सेंट्रल बैंक रिजॉर्ट्स टू क्रेडिट राशनिंग मेजर। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक हमारा क्रेडिट राशनिंग मेजर्स को अडॉप्ट करता है, जिसमें वो क्या करता है, एक अपर लिमिट सेट कर देता है क्रेडिट पे लार्ज इंडस्ट्रीज और फर्म्स के लिए कि आप इससे ज़्यादा पैसा ले ही नहीं सकते कमर्शियल बैंक से। जैसे कि मान लो उसने लिमिट सेट कर दी कि कोई भी फर्म 10 लाख से ज़्यादा लोन ले ही नहीं सकती, है ना। तो एक लिमिट सेट कर देता है, नाउ चार्जिंग ए हायर प्रोग्रेसिव इंटरेस्ट, और उस पर भी वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देता है कि जब भी फर्म्स और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पैसा लेंगी मार्केट से तो उन्हें भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा ताकि वो एक लिमिट में पैसा लें। ठीक है, और वो क्या करता है, वीकर सेक्टर को लोअर इंटरनल रेट्स पे जो है पैसा अवेलेबल कराता है, मतलब कि उनसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें पैसा दिलवाता है। तो इससे क्या हुआ, क्रेडिट जो है कंट्रोल हो गया मार्केट में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चेंज इन लैंडिंग मार्जिन्स। लैंडिंग मार्जिन्स क्या होता है, गैप होता है किस किस के बीच में, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी और अमाउंट एडवांस के बीच में। देखो, जब भी हम बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, ठीक है, हम बैंक के पास गए, हमें लोन चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, हमें लोन तो दे देगा लेकिन वो एज अ सिक्योरिटी या मॉर्टगेज को अपने पास रखेगा। मान लो वो हमें 8 लाख का लोन दे रहा है लेकिन बदले में वो हमारी 10 लाख की प्रॉपर्टी के पेपर अपने पास रख रहा है कि कल को अगर हम ये लोन ना चुका पाए तो वो हमारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो वो मॉर्टगेज या सिक्योरिटी अपने पास रखवाता है। अब लैंडिंग मार्जिन्स क्या होते हैं, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, जो उसने लोन एडवांस किया है हमें दिया है और जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी हमने उसके पास रखवाई है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा लैंडिंग मार्जिन्स होता है। जैसे इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 लाख का डिफरेंस है। ठीक है, तो वही हमारा लैंडिंग मार्जिन होता है। बैंक प्रोवाइड लोन ओनली अप टू अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। जो भी हम मॉर्टगेज प्रॉपर्टी देते हैं उसका कुछ परसेंटेज ही हमें लोन मिलता है। इसका मतलब है कि हमेशा हम जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी देंगे वो हमारी ज़्यादा वैल्यू की होगी जो हमें लोन मिलेगा उससे। तो गैप बिटवीन मॉर्टगेज प्रॉपर्टी और अमाउंट एडवांस, उसको हम लैंडिंग मार्जिन्स कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ गिव प्रॉपर्टी ऑफ ₹10 लाख एज मॉर्टगेज वी रिसीव सपोज ₹8 लाख। अगर हम 10 लाख की प्रॉपर्टी एज अ मॉर्टगेज रखवाते हैं बैंक के पास
तो हमें 8 लाख रुपीज़ लोन मिलता है। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में 2 लाख, ये हमारा लैंडिंग मार्जिन्स है। अब लैंडिंग मार्जिन्स के थ्रू भी हम क्रेडिट को, मनी को कंट्रोल कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक वांट्स टू कंट्रैक्ट क्रेडिट देन इट इंक्रीजेज द लैंडिंग मार्जिन। जब भी सेंट्रल बैंक मार्केट से पैसे को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, तो वो लैंडिंग मार्जिन्स को बढ़ा देगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट पीपल डू नॉट वांट लोन एंड अल्टीमेटली देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन क्रेडिट। देखो, मान लो बैंक आपसे कहता है कि आप हमें 20 लाख का जो मॉर्टगेज दो और हम आपको 10 लाख का लोन देंगे, तो क्या आप लोन लोगे? नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना, बीच में डिफरेंस जो है, लैंडिंग मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो जब भी बैंक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है क्रेडिट को, तो वो क्या करता है, लैंडिंग मार्जिन्स को इंक्रीज कर देता है। जैसे ही लैंडिंग मार्जिन्स इंक्रीज होते हैं तो पीपल लोन नहीं लेते और अल्टीमेटली उनके पास पैसा नहीं होता और मार्केट में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है मनी का, ठीक। और अगर डिप्लीशन है मार्केट में, सेंट्रल बैंक जो है एक्सपेंड करना चाहता है मनी को, तो वो लैंडिंग मार्जिन्स को कम कर देगा। जब कम करेगा तो पीपल अपने आप ही लोन लेंगे बैंक से, है ना, और मार्केट में पैसा आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज मोरल परसुएशन। मोरल परसुएशन होता है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कहता है कि आप जो है सारी वर्किंग हमारी अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। तो जब सेंट्रल बैंक इंस्ट्रक्शंस देता है कमर्शियल बैंक को कि आप जो भी काम करेंगे हमारे अकॉर्डिंग करेंगे, उसे हम कहते हैं मॉरल परसुएशन। इससे क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो है कंट्रोल कर पाता है क्रेडिट को। नाउ द नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट कंट्रोल। समटाइम्स सेंट्रल बैंक इज ऑब्लाइज टू टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट अदर बैंक। कभी कभी सेंट्रल बैंक जो है डायरेक्ट एक्शन लेता है अदर बैंक्स के खिलाफ। सेंट्रल बैंक डज नॉट गिव एनी फाइनेंशियल अकोमोडेशन। सेंट्रल बैंक कोई भी फाइनेंशियल अकोमोडेशन नहीं देता उस बैंक को जो उसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, और इम्पोज कर देता है रेस्ट्रिक्शंस को डिफ़ॉल्टिंग बैंक्स पे। जो भी डिफ़ॉल्टिंग बैंक्स होते हैं उन पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है। Consequently, all the banks have to pursue the same credit control policy as is enunciated by the central bank. तो सभी बैंक्स को वही क्रेडिट पॉलिसी जो है फॉलो करनी पड़ती है जो सेंट्रल बैंक कहता है। तो इस तरह से वो कंट्रोल कर सकता है क्रेडिट को, ठीक है, मनी को कम या ज़्यादा कर सकता है। ये थे हमारे कंट्रोल मेजर्स जो आरबीआई अडॉप्ट करता है मनी को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ईजिली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।